हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार यादव एक बड़े ही लंबे अंतराल के बाद आप सब लोगों के साथ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस दिन से भूगोल विषय के से संबंधित मैं अपनी कार्यशालाएं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, उसी दिन से मेरी मौलिकता है या उसी दिन से मेरी विचारधारा है कि भूगोल को एक विषय के रूप में ना पढ़ के मैं उसको एक जीवन उपयोगी विषय वस्तु और एक आम जीवन से जुड़ा हुआ विषय के रूप में, या हम कहों कि प्रैक्टिकल रूप से उसको समझने की या समझाने की कोशिश की है। और उसी श्रृंखला में आज आप सब लोगों के साथ हूं। आज की जो हमारी कार्यशाला रहेगी उसकी विषय वस्तु है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के ऊपर इतना कुछ कहने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि भूगोल को समझना। और आर्थिक भूगोल शब्द को यूज करने से पहले ये सब चीज़ें मैंने पहले बोली है। इन सब चीज़ों के पीछे मेरी अवधारणा यही है कि आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल की मौलिकता क्या है, आर्थिक भूगोल किस तरह से मानव को प्रभावित करता है और मानव किस तरह से आर्थिक भूगोल को प्रभावित करता है, और आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु क्या है, उसकी वस्तुनिष्ठता क्या है, और आर्थिक भूगोल एक भूगोल ना होकर के एक वैज्ञानिक अवधारणा को किस रूप से प्रदर्शित करता है। इन सब चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और आर्थिक भूगोल की मौलिकता या उसकी अवधारणा, या मैं कहूं कि उस विषय की आत्मसात करने की हमारी इच्छाएं, इन सब चीज़ों को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वही कंसेप्ट शुरू होगा कि आर्थिक भूगोल का आगमन कहाँ से हुआ। आर्थिक भूगोल का बेसिकली हम माने तो आर्थिक भूगोल एक नवीन भूगोल है, भूगोल की नवीन शाखा के रूप में देखते हैं। आर्थिक भूगोल की अवधारणा मानव भूगोल के आसपास होती है, या 19वीं सदी के आसपास हमें आर्थिक भूगोल विश्व के दृष्टि पटल पे दिखाया जा सकता है। या मैं कहूँ कि आर्थिक भूगोल जब मानव भूगोल के साथ साथ 19वीं सदी में इसकी उपज होती है, या आर्थिक भूगोल विषय 19वीं सदी के आसपास प्रगाढ़ होता है एक अपने विषय के रूप में। और आर्थिक भूगोल को हम एक वैज्ञानिक भूगोल भी कह सकते हैं, या हम कहें कि संपूर्ण भूगोल को एक वैज्ञानिक भूगोल कह सकते हैं। इसके पीछे मेरी मौलिकता ये है या मेरी विचारधारा ये है कि संपूर्ण भूगोल को वैज्ञानिक भूगोल क्यों कहेंगे। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जब बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, कला के विद्यार्थी हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, वो भूगोल से मास्टर करते हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हम प्राप्त करते हैं। और भूगोल की वैज्ञानिक अवधारणा का क्या मैं कहा था कि प्रैक्टिकल, मैंने कहा था जो उदाहरण है वो है जो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस होता है, वो जब मास्टर करता है तो उसे एमएससी मास्टर ऑफ साइंस की जो ज्योग्राफी से एमएससी करता है उसको एमए मास्टर करने का उसको एमएससी की डिग्री मिलती है। ये तो इसका प्रैक्टिकल है, अपना एकेडमिक उदाहरण है। और मौलिकता के रूप में देखें तो भूगोल की सर्वव्यापिकता, इसकी अवधारणा, भूगोल के एक विषय के रूप में समाज में अपनी देन, समाज में उसकी उपयोगिता, भूगोल किस तरह से समाज को प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन अध्यापन आज हम आर्थिक भूगोल के माध्यम से एक समग्र तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल की परिकल्पना क्या है, आर्थिक भूगोल किस तरह से दिखाई देता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल किस तरह से सबसे पहले आता है भूगोल। जब एक भूगोल विषय आता है, सब्जेक्ट के रूप में भूगोल को देखते हैं तो मुख्य रूप से देखते हैं कि भूगोल की दो शाखाएं मूल रूप से मानी जाती है कि संपूर्ण भूगोल की जो नींव है, या हम कहें कि संपूर्ण भूगोल की जो जड़ें हैं, उनकी उपज भौतिक भूगोल से होती है, उनकी वह भौतिक भूगोल से होती है। और इस चीज को भी हम ये नहीं नकार सकते कि बिना भौतिक भूगोल के हम आर्थिक भूगोल को नहीं समझ सकते। इसके संबंध में आगे उदाहरण आएंगे, उनसे हम इसको क्लियर करेंगे। एक आ गया भौतिक भूगोल, उसके बाद आता है मानव भूगोल। अब ये मानव भूगोल, अब आप ये सोचो कि मानव भूगोल क्यों लिया। हम तो पढ़ रहे हैं आर्थिक भूगोल, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं, संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानव से जुड़ी हुई हैं। या हम कहें कि सभी आर्थिक क्रियाकलापों के पीछे एक जो प्रतिक्रिया, एक बल जो काम करता है, जो एक आउटपुट हमें देने का काम करता है, या कोई चीज उसे पुश करती है, जैसे इकोनॉमिक्स में पंपिंग का सिद्धांत चलता है, जो आर्थिक भूगोल को पंप करता है, या हम कहें कि आर्थिक
भूगोल को जो पुश करता है, आर्थिक भूगोल को एक विषय के रूप में परिपक्व बनाता है, वो क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसलिए आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मानव भूगोल से ही हमें क्या निकल के आता है सामने? आर्थिक भूगोल। तो हम क्या है? आर्थिक और मानव भूगोल को साथ साथ पढ़ेंगे। आर्थिक और मानव भूगोल को क्या करेंगे? साथ साथ पढ़ेंगे। और मानव और आर्थिक भूगोल, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा पर्यावरणीय चिंतन करना पड़ेगा। जो पर्यावरण भूगोल है उसका भी चिंतन करना पड़ेगा। इस मैं कहूं कि पर्यावरणीय चिंतन, पर्यावरण जो पर्यावरणीय चिंतन शब्द है, इस वर्ड को बोलने के पीछे मेरी अवधारणा यह है कि मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो क्या है? पर्यावरणीय चिंतन है। इसीलिए हमने पर्यावरणीय चिंतन ये शब्द का उपयोग किया। और हम भूगोल में, मैंने पहले कहा था कि मानव और आर्थिक क्रियाओं का एक अनूठा सामंजस्य है, एक अनूठा संग्रह है, एक क्या है वो, उसको क्या बोलते हैं? एक साझा प्रयास है, एक साझा प्रयास बोल सकते हैं। और इसी कड़ी में हम आर्थिक भूगोल को पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल हर तरह से मानव भूगोल से प्रभावित है। एग्जाम्पल के लिए, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, औद्योगिक अवधारणा है, इन सब में कार्य कौन करता है? मानव। या हम कहें कि आजकल 21वीं सदी है, इसमें मशीन काम करने लगी, कंप्यूटर एज आ गया, आधुनिकीकरण हो गया, लेकिन उस आधुनिकीकरण को चलाने वाला कौन है? मानव। इसी कारण से मानव भूगोल आर्थिक भूगोल को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। और मानव को प्रभावित करता है तो जिस तरह से मानव की अवधारणा होती है, जिस अवधारणा से मानव कार्य करता है, जिस परिकल्पना से मानव कार्य करता है, या मैं कहूं कि जिस विषय वस्तु के अनुसार मानव चलता है, उसी विषय के अनुसार आर्थिक भूगोल को प्रगाढ़ता मिलती है, आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु क्लियर हो पाती है। इन सब चीजों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल की जो मुख्य धारा है वो हमें ये दर्शाती है, या मैं कहूं कि आर्थिक भूगोल की जो मुख्य धारा है वो कहती है कि मानव भूगोल के बिना आर्थिक भूगोल की परिकल्पना करना, उसको क्या हम क्या कहेंगे कि भाई न्यायोचित नहीं होगी। आर्थिक भूगोल के साथ न्याय नहीं होगा, या आर्थिक भूगोल के साथ मजबूती प्रदान नहीं करेगी, आर्थिक भूगोल को संपूर्ण भूगोल के रूप में नहीं दर्शाएगी। इन सब चीजों को हम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि मानव हर चीज को प्रभावित करता है, धर्म से भी जुड़ता है। इस सब चीजों पर क्या है कि मानव धर्म भी आर्थिक भूगोल को प्रभावित करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जो भारतीय परिवेश है, इंडियन परिवेश है, या हम कहें कि एशियन परिवेश है, एशियन में भी हम जो भारतीय परिवेश लेते हैं, जो भारतीय परिवेश का है उस दृष्टिकोण को उदाहरण लेते हैं। जो भारत है उसके बारे में एक सबसे अच्छी उदाहरण अमेरिकन वैज्ञानिक, या हम कहें कि अमेरिकन पर्यावरणीय चिंतन कुमारी एलिन चर्चिल सैंपुल कहती हैं। सैंपुल क्या कहती हैं कि जो भारत है, जिसको उसने क्या है जम्बू द्वीप कहा था, जम्बू द्वीप है भारत है, उसमें क्या उसने कहा था कि हिंदू धर्म का उत्पन्न हुआ है। भारत में क्या हुआ है? हिंदू धर्म का उत्पन्न हुआ है। ये प्रकृति एवं क्या कहती है? प्रकृति एवं पर्यावरण का प्रभाव है, क्योंकि ये पर्यावरण के भौतिक आवरण, मृदा आदि का प्रभाव है। कुमारी एलिन चर्चिल सैंपुल क्या कहती है कि भारत में हिंदू धर्म उत्पन्न हुआ। हिंदू धर्म का उद्गार कहाँ हुआ? भारत में हुआ। यह प्राकृतिक एवं पर्यावरण का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ के पर्यावरण में भौतिक आवरण, मृदा आदि का प्रभाव है। इसके पीछे उसका दृष्टिकोण क्या था? इसके पीछे उसका दृष्टिकोण था भारतीय लोगों की मानसिकता, जिसको मानव भूगोल से जोड़ रहे हैं। इसका दूसरा पहलू देखेंगे कि भारतीय मानव, जो मानव भूगोल में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की मानव प्रजातियां, उनका उद्भव, मानव का वर्गीकरण, ये सब चीजें आर्थिक भूगोल से जुड़ी हुई हैं। ये सब भारतीय, ये सब चीजें मैंने कहा था कि उससे आर्थिक भूगोल से जुड़ी हुई है। इसके पीछे कारण है कि भारत का नागरिक, जो भारत का मानव होगा, वो कैसा होगा? वो सौम्य होगा, उसके हद में, या हम कहें कि उसके दिल में प्यार होगा,
उसके हद में क्या होगा, करुणा होगी, उसके हद में क्या होगी, दया होगी, वो उदार होगा, जीव के प्रति उसकी मानसिकता उदारीकरण की होगी। और दूसरी ओर दूसरी पृष्ठभूमि देखते हैं या दूसरी विचारधारा देखते हैं जो भूगोल से ही प्रभावित होती है। हमारा भूगोल ही क्या इस चीज को डिसाइड करता है। गंगा नदी का आगमन या गंगा का मैदान, या मैं कहूं कि हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र, या मैं कहूं कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान है, पर्वत दक्षिण का पर्वतीय पठारी प्रदेश, और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एशिया महाद्वीप में ही अरब कंट्रीज, वहां की जलवायु क्या है, शुष्क है, ठोस है। हमारी जलवायु में क्या है, नम्रता है, सौम्यता है, स्थलीकरण है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमारे हद में मैंने कहा कि करुणा है, दया है। हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में मौलिकता, जैसे मैंने कहा कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, उत्तर भारतीयों के तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम अध्ययन करेंगे तो कोई आदमी या कि मैं कहूँ कोई व्यक्ति, भूगोल को छोड़ दीजिए, सामाजिक जीवन या सामाजिक संरचना या सामाजिक ढांचे को लीजिए, वो अरब कंट्री की तुलना में या अरब देशों की तुलना में या पूर्व के देशों की तुलना में उतना क्रूर नहीं है। उसके हद में क्या है, पूर्व के लोग, ये सब चीजें क्या है, भूगोल डिसाइड करता है। हमारी जलवायु भूगोल से प्रभावित है, हमारा वातावरण भूगोल से प्रभावित है, हमारा खान पान भूगोल से प्रभावित है। इसके इतर या दूसरी तरफ हम देखते हैं पर्यावरण भूगोल, आर्थिक भूगोल, जैसे मानव भूगोल में कह रहा था, ईस्ट में जाते हैं, वहाँ का खान पान, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सब चीजें क्या है, वो इतने क्रूर हैं लोग, उनमें थोड़ी कट्टरता है, करुणा का भाव कम है। हमारे यहाँ करुणा दया ज्यादा है। इन सब के पीछे जलवायु है, इन सब के पीछे क्या है, भूगोल है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आर्थिक भूगोल भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है। जैसे फर्स्ट में कहा था कि आर्थिक भूगोल क्या जुड़ा हुआ है, भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है। भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसका अंतर संबंध है। और भौतिक भूगोल का आर्थिक भूगोल से अंतर संबंध है। दोनों एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं। दोनों की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया आती है, और प्रतिक्रिया आती है तब एक सार्थकता, एक हमें को सारांश रूप हमारे सामने आता है। तो भौतिक भूगोल के माध्यम से हम आर्थिक भूगोल को पढ़ेंगे, और आर्थिक भूगोल को समझने के लिए हमें मानव भूगोल को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि आर्थिक भूगोल में हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल में मानव से संबंधित विभिन्न जनजातियों का अध्ययन करेंगे, मानव के निवास स्थान का अध्ययन करेंगे, मानव के वास का अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए मैंने बताया था आपको कि उत्तर का विशाल मैदान है, वहाँ की जलवायु स्थिति, वहाँ की मानव सूचकांक, वहाँ की मानव का रहन सहन, और एक पहाड़ी क्षेत्र के मानव का खान पान, उसका रहन सहन, उसकी मौलिकता, उसकी विचारधारा, हर चीज भौतिक भूगोल से जुड़ी हुई है। सब एक दूसरे के साथ क्रिया की प्रतिक्रिया है। सब क्या है, एक दूसरे के साथ क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया होता है। इसलिए मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इन्हीं सब चीजों को क्लियर करने के लिए आज की जो मेरी कार्यशाला है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको पढ़ रहे थे आर्थिक भूगोल, और इसका सबसे अच्छा एक और उदाहरण है, इसका सबसे अच्छा एक और एग्जाम्पल है आर्थिक भूगोल। ये हमारा आता है आर्थिक भूगोल। किससे प्रभावित है, मानव भूगोल से। किससे प्रभावित है, मानव भूगोल से। जैसा कि मैंने कहा, और मैंने क्या कहा कि जैसे कि भूगोलवेत्ता कहते हैं, जैसे मैंने सैंपल का एग्जाम्पल दिया, वो पर्यावरणीय नीतिवादी थी, पर्यावरणीय भूगोलवेत्ता थी। कुमारी एलिन चंद्र सैंपल था, जिसका अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। वो प्रकृति को, नेचर को, पर्यावरण को ज़्यादा महत्व देती है, और उनकी महत्वता को, या मैं कहूँ कि कुमारी सैंपल की जो अवधारणा है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। इसके पीछे एक कारण है, एक मौलिकता है,
एक भूगोल की मेन अवधारणा है, उसके पीछे क्या है, नेचर के सामने हम क्या हैं। भौतिक भूगोल हमें प्रकृति का अध्ययन सिखाता है, और प्रकृति के सामने हम क्या है, तुच्छ हैं। प्रकृति के सामने हमारी कोई भूमिका नहीं है, प्रकृति के सामने हमारी कोई मौलिकता नहीं है। प्रकृति हर चीज का डिवाइडेशन करती है। जैसे कि हम उष्मा बजट में पढ़ते हैं, हीट बजट में पढ़ते हैं। हीट बजट में हम क्या पढ़ते हैं कि सौर विकिरण आती हैं। प्रकृति जितनी हमें सौर विकिरणें देती हैं, वो किसी भी माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से सब चीजों को वापस ऑब्जर्व करती है। इसलिए मैं कुमारी एलन चर्चिल सैंपल को पुरजोर मैंने कहा कि पुरजोर रूप से समर्थन करता हूं। आर्थिक भूगोल हम मानव जनित आर्थिक क्रियाओं के कारण, आर्थिक भूगोल को मानव जनित आर्थिक क्रियाओं के कारण मानव से जोड़ते हैं। इसका अर्थ मैंने बताया था, उद्योग आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे, मानव भूगोल में भी, कृषि, व्यापार, और इतर हम ले यहां तक कि पशुपालन भी। पशुपालन भी कहने का पीछे मेरा कारण है कि टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर ही पैदा होगा। टुंड्रा प्रदेश की जलवायु इस तरह है कि वह मानव के उपयोगी के लिए रेंडियर ही है। रेगिस्तान के लिए ऊंट का ही उपयोग करेंगे, रेगिस्तान जानवर। इस सब के पीछे भौगोलिक अवधारणा, भौतिक अवधारणा ही कार्य कर रही है। इन सब चीजों के माध्यम से हम आर्थिक भूगोल करेंगे। और आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल को एक सेंटेंस बोला था मैंने कि धर्म भी प्रभावित करता है। इन सब चीजों का मैंने उदाहरण के रूप में कहा था। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और हम लेते हैं कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र है, जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, उसके बारे में कोटिशन है। वो क्या है, पश्चिमी विचारक कहते हैं। पश्चिमी विचारक की कोटिशन क्या कहते हैं, वो कोटिशन है कि पश्चिमी एशिया के क्षेत्र का एक एक कण मानव के रक्त से सिंचित है। पश्चिम एशिया का जो क्षेत्रफल है, या पश्चिम एशिया का जो भौतिक प्रदेश है, वो पश्चिमी भूगोलवेताओं के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा, एक पश्चिमी जो विचारक है, एक पश्चिमी भूगोलवेता कहते हैं कि जो पश्चिम एशिया की जो क्षेत्रफल है या उसका भूभौतिक प्रदेश है, वो एक एक कण रक्त से सिंचित है। इसलिए उसकी जलवायु कैसी है, कठोर है, टफ है, तुलनात्मक जम्बूद्वीप से, तुलनात्मक भारत से। इसीलिए मैं कह रहा था कि हर चीज के पीछे आर्थिक मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं। आर्थिक भूगोल को समझने के लिए मानव भूगोल को समझना अतिक है। मानव आर्थिक भूगोल के क्रम में प्रकृति की विवेचना भी की जाएगी। आर्थिक और मानव भूगोल के क्रम में प्रकृति की विवेचना की जाएगी, जिसका एग्जाम्पल हम पहले लिख चुके हैं कि प्रकृति किस तरह से एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करती है। जैसे कि मैं नेचर के रूप में कहा, एलन सैंपल के उदाहरण के माध्यम से इस चीज को हमने समझा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इन सब चीजों को अलग अलग करके, डिवाइडेशन करके, इन सब चीजों को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे, कि विशुद्ध रूप से पढ़ेंगे। और विशुद्ध रूप जो हमारे सामने आएगा वो क्या होगा, विशुद्ध रूप होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि भूगोल देख लिया, भूगोल के बाद इधर हम पढ़ेंगे मानव भूगोल को, और इधर हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल को। आर्थिक भूगोल को, मानव भूगोल में हम मानव का विकास, मानव का उद्भव और मानव का विकास क्रम, उसका बौद्धिक विकास, ये पढ़ेंगे। और आर्थिक क्रियाकलाप हम, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यापार, वाणिज्य, विभिन्न देश, उनकी सीमाएं, व्यापार, व्यापारिक मार्ग, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो चलो मिलते हैं कभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।